Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 10 and आज की वीडियो में हम दो चैप्टर कवर करने वाले हैं इंग्लिश में, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले समरी समझेंगे, उसकी हम रीड भी करेंगे क्योंकि उस समरी में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं। उस समरी के बाद हम थीम पढ़ेंगे कि उस एग्जैक्टली स्टोरी की एग्जैक्ट थीम क्या है एंड उसके बाद हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट फ्लाइट वो भी कवर करेंगे और ब्लैक एरोप्लेन भी कवर करेंगे। दोनों पार्ट इसके कवर करने के बाद वी विल स्टडी अबाउट द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। क्लियर? तो ये दोनों चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की बात करती हूँ। सबसे पहले हम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की बात करते हैं एंड इन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, अगर मैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की बात करूं तो इस टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में दो पार्ट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड उसके बाद जो आता है वो आता है ब्लैक एरोप्लेन। क्लियर? उसके बाद क्या आता है? ब्लैक एरोप्लेन। क्लियर? तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लाइट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट इज अ स्टोरी बाय सी गर्ल। ठीक है, ये किसकी स्टोरी है? इट इज अ स्टोरी अबाउट अ सी गर्ल। ठीक है, विच इज वेरी यंग एंड उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे ली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस सी गर्ल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कैसे लिया है वो हम कवर करेंगे। तो अगर मैं इस फर्स्ट फ्लाइट सी गर्ल की बात करूँ तो इसके भाई बहन भी हैं जिनके विंग्स काफ़ी छोटे हैं एज कंपेयर टू दिस यंग सी गर्ल। ठीक है, एंड वो उन्होंने काफ़ी जल्दी उड़ना सीख लिया, लेकिन ये जो सी गर्ल है एक लेज के कोने में बैठा हुआ है और ये बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर मैं उड़ूंगा भी तो मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊंगा। तो कैसे इसके मदर ने, इसके फादर ने इसको पोक किया उड़ने के लिए और बाद में कैसे इसके मदर फादर ने इसको अप्रिशिएट किया, इसको करेज से अपना कवर कराया कि भाई करेजियस पर्सन तुम्हें बनना पड़ेगा, अपने अंदर करेज लाना पड़ेगा टू टेक दैट फर्स्ट फ्लाइट। तो उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कैसे अचीव किया वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो अब हम एक बार इसकी समरी देखते हैं क्या है। दिस इज अ समरी, दिस इज अ स्टोरी बेसिकली रिटन बाय लियाम ओ फ्लैटरी। ओके, लियाम ओ फ्लैटी। ठीक है, समझ आया? इट इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग सी गर्ल हु वाज अफ्रेड टू फ्लाई। किसकी स्टोरी है? यंग सी गर्ल की, जो बहुत ज्यादा डर रही थी टू फ्लाई। जितने भी यंगर सिबलिंग्स थे, उसके छोटे भाई बहन थे, उनके जो विंग्स थे दे वर मच शॉर्टर देन दी सी गर्ल, तब भी वो लोगों ने फियरलेसली अपनी फ्लाइट को कर लिया, अपनी फर्स्ट फ्लाइट को उन्होंने कर लिया क्योंकि उनमें करेज था टू ट्रस्ट देयर ओन विंग्स। लेकिन इस सीगल में क्या प्रॉब्लम है? इस सीगल में ये प्रॉब्लम है कि वो अपने विंग्स पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। उसको लग रहा है कि जब वो उड़ेगा तो उसके विंग्स ही उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यंग सीगल बिकेम सैड व्हेन ही सॉ हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। तो यंग सीगल उस टाइम पे सैड हो गया कि मेरे को यहाँ उड़ा भी नहीं जा रहा और वहाँ मेरे पेरेंट्स मेरे सिबलिंग्स को बहुत अच्छे से उड़ना सिखा रहे हैं। क्लियर? हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम, टॉन्टेड हिम फॉर नॉट इवन ट्राइंग। ठीक है, और वो ट्राई भी नहीं कर रहा था तो उसके पेरेंट्स ने उसको स्कोल्ड किया। दे इवन कॉल्ड हिम अ कावर्ड। दे basically they tell him a lot at least to try and also threaten him to leave him alone। उसके पेरेंट्स ने उनको बहुत कन्विंस किया कि ट्राई तो करो, एंड जब वो नहीं माना तो उन्होंने उसको थ्रेटन किया कि ठीक है तुम यहाँ रहो, हम जा रहे हैं उड़ के। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बोला जब तक तुम उड़ोगे नहीं तुम्हें खाने को भी नहीं देंगे। तो उस यंग सीगल को खाने के लिए भी नहीं दिया जब तक वो उड़ा नहीं। क्लियर? द फॉलोइंग डे ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन। तो नेक्स्ट डे उसको अकेला छोड़ दिया गया एंड ही अकेले के साथ साथ उसको हंगरी भी छोड़ दिया गया। ठीक है, उसने अटेंशन पाने की कोशिश करी अपनी फैमिली की, लेकिन उस सिर्फ उसकी मदर ने उसको अटेंशन देखा एंड उन्होंने क्या किया, उसकी मदर ने एक फिश लेके गई, वो अपनी बीक में कैरी करके एकदम उसके पास, एकदम उसकी बीक के पास, टू मेक श्योर कि वो खाए। लेकिन वो एकदम उसके पास लेके जाती है और उसके पास जैसे लेके जाती है वो वापस उड़ जाती है। ठीक है, समझ आया? द यंग सी गर्ल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन होपिंग कि जो उसकी मदर है वो उसकी हेल्प करेगी। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विद फिश, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बट ऑन नोटिसिंग कि जो उसकी मदर है वो मिडवे में रुक गई है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बिकॉज ऑफ हंगर। क्लियर? एंड
वो उस फिश को, जैसे उसको गुस्सा आता है, वो उस फिश को पकड़ने के लिए डाइव मारता है, और जैसे ही डाइव मारता है तो वो एकदम नीचे गिरने ही लगता है लेट से, तो वो अपने विंग्स खोल के उड़ने लग जाता है। क्लियर? फॉरगेटिंग अ मोमेंट दैट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई। फाइनली वहाँ से उसकी फर्स्ट फ्लाइट शुरू होती है, एंड जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने उसकी विक्ट्री को एंजॉय किया, उसके आसपास घूम के, बेसिकली काव काव करके उसकी एंजॉय किया, उसको सेलिब्रेट किया। ठीक है, समझ आया? एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय cheering and dancing around him. He also attempts at floating in the sea that he was once afraid of. Thus he overcomes his fear and realizes that कि ये सब इसके माइंड का एक खेल था। अब यहाँ पे क्या मैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला सी गर्ल को करेजियस कह सकती हूँ? क्या करेज था सी गर्ल में? यस, क्योंकि उसने अपने फियर को ओवरकम किया। ठीक है, करेजियस मतलब फियरलेस पर्सन नहीं होता, करेजियस मतलब जो अपने फियर को ओवरकम कर ले। क्लियर? समझ आया? नाउ थीम देखते हैं इसकी क्या है। तो जो टॉपिक है फर्स्ट फ्लाइट की वो ब्रेवरी दिखा रहा है, सेल्फ अश्योरेंस दिखा रहा है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि हमारे अंदर कैसे वैल्यू होती है चीज़ों को टैकल करने की। ठीक है, एंड नेवर गिव अप मेंटालिटी शो कर रहा है। अगर हमें सक्सीड करना है अपनी लाइफ में तो हमारी जो मेंटालिटी है वो नेवर गिव अप मेंटालिटी होनी चाहिए। एंड स्टोरी से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है हमें। ठीक है, लेसन दैट फियर एग्जिस्ट ओनली इन वंस माइंड। फियर सिर्फ हमारे माइंड में, अगर हम उस फियर को हम हर एक फियर को बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked out on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो बेसिकली पूरे दिन उसने क्या देखा कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके सिबलिंग्स को परफेक्ट कर रहे हैं इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। ठीक है, वो उसको सिखा रहे हैं हाउ टू स्किम द वेव्स, फिश के लिए डाइव कैसे करनी है। ठीक है, और उसने अपने ओल्डर ब्रदर को देखा भी फॉर कैचिंग हिज फर्स्ट हेरिंग, फर्स्ट फिश उसने कैच करी थी, एंड वो उसको खा रहा था स्टैंडिंग ऑन द रॉक। ठीक है, while standing on the rock। और जो उसके पेरेंट्स थे they were praising him, they were showing कि वो कितना प्राउड है। एंड ऑल दैट मॉर्निंग जो पूरी फैमिली थी, ठीक है, they had walked about on a big plateau in the midway of the sea which is opposite to the cliff जिसमें seagull था, एंड वो उसको टॉन्ट कर रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे for his cowardice। क्लियर? So based on the given extract, you have to pick the option that corresponds to what human parents would say. तो अगर ह्यूमन पेरेंट्स होते तो वो क्या बोलते हैं? While his parents circled around around raising a proud cackle, तो क्या बोलते हैं? Oh no, well done, या ready, या really। तो obviously well done बोलते, प्राउड मोमेंट दिखाया ना, well done बोलते। Which option lists the image nearest to skim the waves? Skim the waves से कौन सा ऑप्शन आता है? स्किम द वेव्स, वेव्स के एकदम पास से स्किम कर रहा है, तो ये ऑप्शन सी आता है। ठीक है, समझ आया? विच इज इमेज 3। क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इमेजिन दैट द यंग सीगल अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन इंस्पिरेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड रिसीव्ड अ कपल ऑफ पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो यंग सीगल है उसने एक वर्कशॉप अटेंड करी है इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस की, और उसको बहुत सारे एडवाइस मिले हैं। ठीक है, तो क्या एडवाइस मिला है? पहला, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Second, the early bird catches the worm. Third, it doesn't matter what others are doing, it matters what you are doing. Clear? Fourth, everything you have ever wanted on the side of the fear, ठीक है, on the other side of the fear. Choose the option that reflects these pieces of advice most relevant to the situation. तो सीगल की सिचुएशन में इनमें से कौन से हैं जो सबसे रेलेवेंट होते हैं? तो सबसे रेलेवेंट तो यही होता है, इट डजेंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। और तीसरा, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द other side of the fear. Clear? So that is 3 and 4, option C. Next, which of the following feeling did the young seagull not feel according to the given context? तो कौन सी फीलिंग इनमें से यंग सीगल ने नहीं फील करी according to the context, जो मैं अब रीड करूंगी। All day long he had watched his parents flying about
with his brother and sister. ठीक है, कौन सी क्या क्या वो सैड था और इनकॉम्पिटेंट फील कर रहा था? यस. क्या वो एक्सक्लूडेड फील कर रहा था? यस, ही वॉज फीलिंग एक्सक्लूडेड. क्या वो अनग्रेटफुल फील कर रहा था? यस. आपको क्या इंस्पायर्ड था? नहीं, वो इंस्पायर्ड फील नहीं हो रहा था. जेलस भी फील नहीं कर रहा था और एंशियस भी फील नहीं कर रहा था. तो ये पूछा गया नॉट फील. तो ये कौन सा हुआ? 4, 5 एंड 6. क्लियर? विच इज 4, 5 एंड 6. क्लियर? नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग. डिवोर का गजल, निबल का होगा पेग. ठीक है, निबल का क्या होगा? पेग. क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट. एक बार मैं एक्सट्रैक्ट रीड करती हूँ. ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट ये आता है ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. Then he flapped his wing once and he soared upward. Ga 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 kola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over his screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar, curve, shrieking shrilly. Clear? Pick the most appropriate reason why the young girl felt dizzy. अब वो dizzy क्यों था? Because he was flying for the first time. उसने अभी तक fly नहीं किया था. ठीक है, so क्या होगा इसका आंसर? He was flying for the first time. He felt dizzy, तो एकदम से dizzy feel कर रहा था. फिर उसने wings को flap किए and then he started moving upward and उसकी mother ने ये बोला, उसके पास से निकली making a loud noise and he answered with another scream. Clear? How would you describe the scream of the girl in the extract? कैसे elation एकदम जोर से आई, तो elation. Clear? Then the next one, the line he completely forgot that he had always been able to fly implies the a great confidence the young seagull had in his skills. No. Naturalness of the act of flying of the young seagull. Yes, उसने कभी fly नहीं किया था, but he always has the ability to fly क्योंकि वो एक bird है और उसमें एक naturalness है of flying. Clear? समझ आया? The extract refers to many movement of the young seagull's brother and sister. Chose the option that correctly sequences these movement. कौन सा option है जो correctly sequence कर रहा है इस movement को? The young seagull's brother and sister flew by, tilting their wings, rose high, made darting movement and plunged head first. No. The young seagull's brother and sister flew by plunging head first, making drafting movement, tilted their wings and rose high. No. The young seagull's brother and sister flew with darting movement, tilted their wings, rose high and plunged head first. So yes, C वाला. अगर आप NCERT ढंग से रीड करोगे तो इसमें ऑप्शन C इम्प्लाई होता है. Clear? Which of the following mirror the use of the literary device is shrieking shrilly? Shrieking shrilly बेसिकली alliteration है. क्या है? alliteration है. कैसे? Because the two words जो है दोनों की जो beginning है वो sh से हो रही है, beginning same हो रही है. तो sparkling saga, which of the following mirrors the use of literary device? Sparkling saga ना, spa और sa. Singing soft no. Slippery sloppy no. Sneeze silently. So which of the following mirrors the use of the literary device? Which of the following copies the use of the literary device in shrieking shrilly? So that is sneeze silently. ठीक है, समझ आया? Next आ रहा है, the purpose of treatment given to the young seagull by his parents was to A. Teach him a lesson about the importance of food. No. Inculcate obedience towards them. No. Let him overcome his fear. Yes, his parents wanted seagull to overcome his fear. Clear? Then the next question, how does the young seagull's attitude flying change in the story the first flight? तो young seagull का जो attitude था towards flying वो कैसे change हुआ? He questions it and then accepts it. No. He enjoys it and then finds it uninteresting. No. He is uncertain about it and then finds it thrilling. Yes, he was uncertain about flying. उसे लगता था वो नहीं उड़ पाएगा, but then when he did it, he finds it thrilling. Clear? Describe the young seagull emotion when he flew over the sea. He felt exhilarated, thrilled as he flew over the sea, experiencing a mix of excitement and awe. डरा हुआ भी था और excited भी था. The Oxford Dictionary
dictionary defines hungry as bad-tempered or irritable as a result of hunger. To what extent can the young seagull's motivation to fly be attributed to being hungry? Support your stance with evidence from the text. So young seagull की जो motivation थी to fly, it cannot be solely just because of the hunger. While hunger may have played a role, the text does not explicitly mention that it is a driving factor for his desire. That it is a driving factor for his desire to fly. वो सिर्फ खाने के लिए fly नहीं किया था उसने. The young seagull was alone on his ledge. How far do you think this condition was by his choice? अब वो इसी की choice थी because he is willingly separated himself from the other seagulls from the practice of flying. तो उसने अपनी मर्जी से किया था ये. Next, validate the given statement with reference to baby seagull's fear. Fear doesn't exist anywhere else other than one's mind. जो fear है हमारे mind में ही होता और कहीं नहीं होता. The baby seagull could not take his first flight क्योंकि वो scared था कि उसके wing जो है उसको support नहीं करेंगे, उसकी body weight को support नहीं करेंगे. Saw his family fly, yet the fear of falling down gripped his mind. तब भी वो डरा हुआ था. So it overpowered any sense of assurance and example. And result क्या था कि वो इतना डर गया था कि he did not even want to try to fly. Clear? नेक्स्ट आता है इफ़ यू वर द फैमिली मेम्बर ऑफ यंग सीगल. अगर आप एक फैमिली मेम्बर होते हैं यंग सीगल के, would you also decide not to go near him? Elaborate with reason. So as a family member of a young seagull, मैं भी यही डिसाइड करता कि मैं स्टार्टिंग में तो उसके पास नहीं जाता. इनिशियली आई वुड नॉट गो नियर हिम. It is crucial to give him space and independence to explore and develop his flying skill. Interfering may hinder his growth and confidence, allowing him to learn and adopt at his own pace. Clear? The young seagull failed to muster up the courage to take that plunge. ठीक है, उसमें courage नहीं था to take that first flight. In what way we can refer to the plunge here, both literal and metaphorical. तो यहाँ पे आपने plunge का meaning बताना है. एक तो literal meaning भी बताना है और metaphorical meaning भी बताना है. तो यहाँ पे जो plunge है वो literal और metaphorically दोनों तरीके से apply हो सकता है. अगर literal की बात करें तो जो young seagull का fear है of diving into the air for his first flight, तो yes वो नहीं कर पा रहा, तो उसमें वो करेज नहीं था. मेटाफोरिकली बात करें तो ही वॉज इन हेजिटेशन. ठीक है, वो रिलक्टेंट था टू स्टेप आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिंग द ब्रॉडर थीम ऑफ ओवरकमिंग फियर्स एंड टेकिंग रिस्क इन लाइफ. Next, the fight or flight response, that is to stay and face a situation or run from it, is an automatic reaction to an event perceived as a stress or harmful. How would you evaluate young seagull's response to find himself off the ledge? तो आपने young seagull का response बताना है to finding himself off the ledge. तो young seagull का response देखें to finding himself off the ledge can be evaluated as a combination of both फाइट ऑल्सो एंड फ्लाइट ऑल्सो. ठीक है, पहले वो बहुत पैनिक हो गया, उसने फ्लैप करे अपने विंग्स टू फ्लाई अवे फ्रॉम द वाटर. ठीक है, एंड जैसे ही उसने पैनिक होने के बाद उसने अपने विंग्स को फ्लैप करे, उसका फ्लाइट रिस्पॉन्स आ गया. क्लियर? हाउएवर एज ही गेन्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस, उसने अपने फियर से फाइट किया, सक्सेसफुली फ्लाइट ली एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग अ फाइट रिस्पॉन्स टू ओवरकम द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. पहले उसने अपने फियर से फाइट किया, यहाँ पे उस चीज़ की बात आ रही है. दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull father and mother threaten him and cajole him to fly? तो उसके father और mother ने उसको threaten क्यों किया था and why they wanted him to fly? बिकॉज जो सीगल के फादर और मदर है उन्होंने उसको थ्रेटन किया और खिजौल किया टू फ्लाई बिकॉज दे वांटेड हिम टू ओवरकम हिज फियर एंड लर्न टू फ्लाई लाइक हिज सिबलिंग. Their intention was not to harm and scare him, clear, but rather to motivate and encourage him to take the necessary leap into the flight. The shrill calls and beckoning were their way of urging him to join them in the sky and experience the freedom and exhilaration that comes while flying. By using a combination of gentle persuasion and firm insistence, the parents sought to push the young seagull out of his comfort zone and help him discover his own capabilities. They believed that flying was an essential skill for survival and growth as a seagull, and they wanted their offspring to acquire this ability. Therefore, कि जो उनका action था, it can be seen as loving and necessary push towards confidence and self-discovery. Clear?
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द यंग सीगल पेरेंट्स वांटेड हिम टू फ्लाई लाइक हिज ब्रदर एंड सिस्टर. हाउ कुड द यंग सीगल न्यूली फ्लाइंग सिबलिंग ब्रदर 1, 2 एंड सिस्टर हैव मोटिवेटेड हिम? राइट अ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन देम. तो देयर आर ब्रदर 1, ब्रदर 2 एंड सिस्टर, और वो खुद ब्रदर 4 हो गया. तो इन्होंने कैसे उसको मोटिवेट किया होगा, तो तुमने ये करना है एक कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में. ब्रदर 1, hey little brother, why are you still sitting on that ledge? It's time for you to join us in the sky. Young seagull, I am scared. Brother 1, I don't know if I can do it. Sister, don't worry, we were all scared at first, but look at us now, soaring through the air. You have the same potential. Brother 2, that's right, flying is an incredible experience. The freedom, the view, it's worth overcoming your fear. Brother 1, we believe in you, little brother. You have been watching and learning from us all this time. It's your turn to spread your wings and feel the wind beneath them. Young seagull, but what if I fail? Sister, failure is a part of learning. We have had our share of crashes too, but we never gave up. We kept trying until we succeeded. Brother 2, you won't know what you are capable of unless you try. We'll be there beside you, cheering you on. Young seagull, all right, I'll give it a shot. Thanks everyone for believing in me. So in this conversation, जो young seagull के भाई बहन थे वो उसको motivate कर रहे थे by sharing their own experience and assuring him कि fear को overcome कर सकते हो तुम. It can be overcome, emphasizing the rewards of flying. उसको बता रहे थे कि क्या वो अच्छा बेनिफिट है फ्लाई करने के लिए, उसको सपोर्ट ऑफर कर रहे थे, उसको इंकरेज ऑफर कर रहे थे, उसको कॉन्फिडेंस में लेके आ रहे थे एंड उसको इंस्पायर कर रहे थे टू टेक अ लीप ऑफ फ्लाई एंड ही हैज द फ्लाइंग एबिलिटीज ऑलरेडी. क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट, ओके, a noted author Richard Bach wrote, for most seagull it was not flying that mattered but eating. तो रिचर्ड बैच ने बोला कि फॉर मोस्ट सीगल इट वॉज नॉट फ्लाइंग बट eating. Khana was more important. For this girl, though it was not eating that mattered, but flying. Evaluate this statement with respect to the young seagull. So yes, Richard Bach's statement holds true for young seagull in the story. Unlike most girls who prioritize eating above all, the young seagull's primary focus is on flight. While food is essential for survival, the young seagull's desire to fly surpasses his hunger. This is evident when he chooses to separate himself from his family. वो भूखा रहने के लिए भी रेडी था जब उसने अपनी विल से अपने आप को फैमिली से सेपरेट किया था on the ledge to practice flying rather than joining them in searching for food. The young seagull's passion for flight is driven by a deep sense of curiosity, adventure, and a longing for freedom. He finds joy and purpose in the act of flying itself, experiencing a sense of exhilaration and fulfillment. Food becomes secondary to him as he becomes consumed by aspiration to master the art of flight. By emphasizing the young seagull's unique perspective, the author highlights the power of pursuing one's passion, even if it means deviating from societal norms or prioritizing unconventional goals. The young seagull's unwavering dedication flight sets him apart, making him an extraordinary character in the story. Clear? Look at the image of Maslow hierarchy of need. अभी मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, नेक्स्ट पेज पे है. अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी बनाई थी मोटिवेशन की, दैट शोज कि बेसिक नीड सबसे नीचे आती है एंड ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हमारी नीड्स एडवांस होती रहती है. इट इंक्लूड्स द थ्योरी दैट फंडामेंटल नीड्स मस्ट बी मेट बिफोर एन इंडिविजुअल. पहले फंडामेंटल नीड्स मेट होनी चाहिए बिफोर एन इंडिविजुअल नीड्स कैन बी मोटिवेटेड टू अचीव हायर ऑर्डर नीड्स. तो ये देखो, सबसे पहले आती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड, जिसमें फूड, वाटर, वार्मथ और रेस्ट चाहिए. अब ये नीड फुलफिल हो गए, देन वी मूव टूवर्ड्स सेफ्टी नीड, दैट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. अब ये नीड्स भी फुलफिल हो गई तो वी मूव टू बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जिसमें इंटीमेट रिलेशनशिप और फ्रेंड्स आते हैं. ठीक है, जब ये नीड फुलफिल हो जाएगी वी विल मूव टू एस्टीम नीड, दैट इज प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट. एंड जब ये नीड भी फुलफिल हो जाएगी वी विल मूव टू नेक्स्ट need, which is self actualization, achieving one's full potential including creative activities. तो सबसे पहले जो पहले दो है, बॉटम के दो, दे आर द बेसिक नीड. फिर ये दोनों जो है ये साइकोलॉजिकल नीड्स है, और ये जो है हमारा वो है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स.
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है अब्राहम मास्लो के डायग्राम से रिलेटेड कि वेयर इन द हायरार्की ऑफ नीड वुड यू लोकेट सी गर्ल, सी गर्ल यहाँ पे कहाँ पे है, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर मैं सी गर्ल की बात करूँ तो सी गर्ल यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे सी गर्ल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे है। ठीक है, सो द यंग सी गर्ल फर्स्ट फ्लाइट कैन बी लोकेटेड इन द हायरार्की ऑफ नीड्स एट द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच रिप्रेजेंट्स की अपनी सारे पोटेंशियल को फुलफिल करना है, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल। According to Maslow's theory, self-actualization is at the highest point of the hierarchy, indicating that it is more advanced need that individuals strive to fulfill after fulfilling their basic physiological safety, belongingness, and esteem needs. In the story, the young seagull's basic physiological needs such as food and water are met by his parents. He also has a sense of safety and belongingness within his gull family. However, his desire to fly goes beyond these fundamental needs. It represents his inner drive to explore, grow, and reach his potential as a seagull. Now, by taking flight, the young seagull transcends the lower level of the hierarchy and focuses on fulfilling his innate need for self-actualization. It signifies his pursuit of personal growth, independence, and the fulfillment of his unique potential, making his flight a manifestation of achieving higher order needs in Maslow's hierarchy. Clear? Now, look at the image of the different parenting style, what they signifies. Demanding, doesn't enforce limits, sensitive and response, stern and punitive, authoritarian, uninvolved, permissive, and authoritative. These are the four parenting styles. So, which of the given parenting style would you attribute to the young seagull's parents? Young seagull parent को कौन सा दोगे तुम? And do you think there was a difference between mother and father's attitude? Support your answer. तो पेरेंटिंग स्टाइल की बात करूँ तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल थी, उसके पेरेंट्स काफ़ी अथॉरिटेटिव थे। ठीक है, द अथॉरिटेटिव स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग डिमांडिंग while also being sensitive and responsive to the child needs. डिमांडिंग के साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी होना है और सेंसिटिव भी होना है बच्चे की नीड की तरफ। इन द टेक्स्ट द यंग सीगल्स पेरेंट्स शो अ बैलेंस बिटवीन सेटिंग लिमिट्स एंड बीइंग सपोर्टिव। ठीक है, they encourage him to fly and join them, indicating their demanding nature. At the same time, they are shown as sensitive and responsive when the young seagull expresses his fear and reluctance. The mother in particular is depicted as caring and understanding, coaxing him gently and reassuring him. The father's attitude is not explicitly described in the text, but it can be inferred that he shares a similar authoritative approach based on their collective encouragement and support for the young seagull's flight. Overall, the young seagull parents exhibit a combination of demanding and sensitive parent aligned with the authoritative style, and तीनों होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट का। नाउ वी आर ऑन द पार्ट 2, ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें जो नरेटर है, ही इज़ फ्लाइंग, ही इज़ अ पायलट एंड ही इज़ फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एंड उस एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डेकोटा। क्या नाम है? ओल्ड डेकोटा। And he is coming back to his homeland and he is just dreaming of the big English breakfast जो वो घर आके खाने वाला है। एंड सडनली वो स्टॉर्म में फंस जाता है एंड उसके पास ना इतना फ्यूल है कि वो वापस जा सके, एंड बेसिकली वापस जा सकता है बट उसके मन में अभी भी वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंड हॉलीडे होती है जो उसके लिए अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करनी है। सो ही चोज टू गो इन टू द स्टॉर्म एंड स्टॉर्म से वो घर जाना चाहता है। जब वो स्टॉर्म में घुसता है तो वो बहुत ज़्यादा डार्क और क्लाउडी होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, ना उसका रडार वर्क कर रहा है, ना उसका कंट्रोल सेंटर के लिए माइक वर्क कर रहा है, ना कंपास वर्क कर रहा है उसको नहीं, और फ्यूल का भी लास्ट टाइम बचा है। नाउ ही डोंट नो व्हाट टू डू। सडनली उसके पास से एक ब्लैक एरोप्लेन निकलता है, तो जो पायलट होता है ब्लैक एरोप्लेन का वो नरेटर को वेव करता है कि हाय आई कैन सी यू, यू कैन कम आफ्टर मी। तो जो ये एरोप्लेन जो ओल्ड डेकोटा का ओनर है, नरेटर है, वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है एंड उसको फॉलो करते करते फाइनली वो लैंड कर जाता है। एंड जो वो उतर के कंट्रोल रूम में आता है, वो वहाँ पे बैठी लेडी से पूछता है कि वेयर वॉज द अदर प्लेन, वो अदर प्लेन कहाँ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा, आई वॉन्ट टू थैंक दैट पायलट।
तो वहाँ पे वो लेडी बताती है कि रडार पे सिर्फ तुम्हारे प्लेन के अलावा आज और कोई प्लेन नहीं है स्काई में। एंड ही वॉज शॉक टू लिसन दैट, वो ये सुन के वो शॉक्ड हो गया। अब क्या वो गॉड की हेल्प थी या उसके माइंड का वर्क था जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू कम बैक, या उसकी इमेजिनेशन थी, ये कुछ भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। क्लियर, समझ आया? सो हम इसकी एक बार समरी रीड करते हैं। द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट who feels happy and contented to fly over a city that is sleeping at night time। बिल्कुल रात के टाइम है। He's flying over a city, sleeping city। He's flying from Paris to London। कहाँ जा रहा है? पेरिस से लंदन जा रहा है। While taking his flight, he dreams about a long holiday with his family। He also fantasizes about the scrumptious breakfast he would have upon landing। तो वो हॉलीडे के बारे में सोच रहा है और ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा है जो वो आफ्टर लैंडिंग करेगा। As soon as he crosses Paris, he gets a look of the dark cloud that was sign of upcoming storm। तो जैसे ही पेरिस को वो क्रॉस कर लेता है उसको पता लग जाता है कि सामने से स्टॉर्म आ रहा है। The right decision would have been to turn back to Paris। right decision क्या होता है कि वो वापस पेरिस चले जाए for the sake of his safety। बट वो उसको ओवरशैडो कर देता है अपनी ड्रीम से, अपनी हॉलीडेज से, अपने ब्रेकफास्ट से। एंड ही डू नॉट वांट टू डिले देम। तो वो अपनी लाइफ को रिस्क करता है, ठीक है। एंड वो स्टॉप में सीधा सीधा घुस जाता है। एंड एवरीथिंग गेट्स डार्कर, ही इज अनएबल टू सी, ठीक है। उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है दे स्टॉप्ड वर्किंग। उसका कंट्रोल था प्लेन का वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, ठीक है। अब वो गुम हो चुका था, जितनी भी होप्स थी वो भी खत्म हो चुकी थी। उसने उसी टाइम पे एक अनदर पायलट देखा, ठीक है, अनदर प्लेन देखा, उसमें पायलट देखा जो उसको हेल्प करने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए बिल्कुल रेडी था, ठीक है। ऑथर उस टाइम पे पैनिक उतना नहीं हुआ, ठीक है, जबकि फ्यूल भी काफ़ी कम बचा था। एंड जो एनोनिमस पायलट था उसने गाइड किया था स्टॉर्म से बाहर निकलने के लिए। एंड ही डिसअपीयर्ड एज सून एज दे सॉ लाइट, ठीक है। जैसे ही वो लाइट देखी, जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था वो डिसअपियर हो गया। एंड अपॉन लैंडिंग व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम अबाउट द अदर पायलट, ही इज लेफ्ट इन शॉक when she says that he was the only his plane was the only plane in the sky। इसलिए वो shocked हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद दूसरा प्लेन देखा था, ठीक है। अब इसकी थीम क्या है? समटाइम इट इज गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजन। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है डिसीजन लेना, एंड डाउट्स की वजह से हमारे मन में काफ़ी फियर आते हैं। वी कंसिडर सम हेल्पफुल इंसिडेंट टू बी मिरेकल्स। तो कुछ हेल्पफुल इंसिडेंट को हम मिरेकल्स और मिस्ट्रीज समझ लेते हैं। दीज इंसिडेंट टेक अस आउट ऑफ ट्रबल, वो हमें ट्रबल से बाहर निकालते हैं। एंड नथिंग एल्स बट आवर माइंड्स करेज एंड स्ट्रेंथ विच टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड टेक अस आउट ऑफ द डाउटफुल सिचुएशन। तो हमारे माइंड का करेज, हमारी माइंड की स्ट्रेंथ, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। सच इंसिडेंट हैपन विद द नरेटर, द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा प्लेन, जो स्टॉर्म से बाहर निकला, ठीक है, बाय अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। क्लियर? अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम। क्वेश्चन आंसर्स क्या है? पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। Everything was going well. It was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the cloud. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm। ठीक है। अब इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से आपने ऑप्शन चूज करना है विच इज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, तो इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, तो ये क्या होगा? यू गॉट दिस? नो। इट्स ऑलमोस्ट टू ईजी? नो। यू स्पोक टू सून, मतलब मैं बहुत आसानी से पहुंच गया। द एंड इज नियर, तो यू स्पोक टू सून, ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, उसने काफ़ी जल्दी बोल दिया था,
कि इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, क्योंकि बोलने के बाद ही वो स्टॉर्म में फंस गया था. तो यू स्पोक टू सून इज द करेक्ट ऑप्शन. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिस्क द नरेटर टोक? अब कैसा रिस्क था? कैलकुलेटेड रिस्क था? नहीं. इम्पीटियस रिस्क था? येस, इट वॉज एन इम्पीटियस रिस्क. अनअवॉइडेबल भी नहीं था, नेविगेबल भी नहीं था. क्लियर. Then next is, in what way might the reference to the Dakota as old be relevant? किस तरीके से उसको ओल्ड बोला गया? क्योंकि वो उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो स्टॉर्म में रह सके या नेगोशिएट कर सकते रखे. सो इट इज एन एंटीक वैल्यू? नो. It is employed by the narrator as a term of endowment? No. It did not have enough fuel to fly? No. Its ability to negotiate the storm cloud might have been suspect. So yes, उसके में जो basically ability थी storm में रहने की, वो पहले भी suspect हो चुकी है. So this is the reason we can say कि वो काफ़ी old था, क्योंकि he might have experienced these kinds of storms earlier as well. Okay, read the statement given below and then select the option that best describes the given statement. Statement 1. The narrator's desire to reach home and see his family made him complicit. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्टेटमेंट 1 नहीं हो सकता. The narrator was unaware of the threat that the adversarial storm clouds presented. नहीं, statement 2 is false. He was aware about the threat and the narrator's decision making was quick but irresponsible as well as strangers. Yes, this is true. तो स्टेटमेंट 1 पे हम इन्फर नहीं कर सकते. स्टेटमेंट 2 फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 3 ट्रू है. तो ये हो गया स्टेटमेंट 1 कैन नॉट बी इन्फर्ड, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 3 इज ट्रू. क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. रिस्क का रिस्की कर दिया, डेंजरस का डेंजरसली नो, हजार्ड का हजार्डस येस, हजार्ड का हजार्डस. In the line given below, the black aeroplane, when the writer referred to the clouds as black mountain, what is he referring to? तो जब black aeroplane जब आया in the given line, मतलब black aeroplane chapter में जब cloud को black mountain बोला गया, तो इसका क्या मतलब था? They look like black mountain standing in front of me across the sky. क्या वो hopeless था due to imminent death? Death भी imminent नहीं थी उसकी. No. His despair for having to take a detour? No. Detour के लिए भी वो ready नहीं था. His excitement to fly over them? No. His fear of their enormous size? He was basically वो बहुत डर गया था उसका size देख के. ठीक है. Next. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in the storm? No other aeroplane were flying tonight, sir. Yours was the only one I could see on the radar. So who helped me? So select the option that correctly tracks the प्रोग्रेस ऑफ इमोशन. अब इमोशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक इमोशन बताना है. सर जब वो प्लेन से उतरा वो काफ़ी एक्साइटेड था, सरप्राइज था, रिलीफ था, ग्रेटफुल था और परप्लेक्स था. तो यस, ऑप्शन ए ही यहाँ पे सारा बेटर पड़ेगा, क्योंकि ना वो लोनली में ये कैंसिल कर दिया मैंने, कंफ्यूज में ये कैंसिल कर दिया और अनसर्टेन में भी ये कैंसिल कर दिया. सो ऑप्शन ए इज परफेक्ट. क्लियर. Why do you think the women in the control center laugh? वो क्यों हंसी थी? Because she thought कि जो उसका question है वो काफ़ी अजीब है, because there was no other plane in the sky. Clear? Filled with questions, the narrator decided to place an advertisement in the local newspaper to look for his friend. So, looking for a pilot of a black aeroplane who guided, ठीक है, an old Dakota out of the storm could cloud last night but disappeared. ये guided और disappeared से ही पता लग जाएगा कि ये है. क्लियर. तो आप इस ऑप्शन से एक एक करके कोई भी लगा सकते हैं. The narrator exclaimed that he was safe. Which of the following represented the most immediate threat to the narrator's safety? The black mountain like storm cloud, उससे narrator की safety पता लगती है. नहीं. The depletion of fuel in the last fuel tank. So yes, the depletion of fuel in the last fuel tank represent the most immediate threat. ये सबसे immediate threat था narrator की safety का कि fuel ही खत्म होने वाला है. Clear. Now match the following. Clear. Match the following है. So every cloud has a silver lining. The narrator really wanted to have a hearty English. नहीं. The main
man in the other plane waved at the narrator and asked him to follow closely, drawing him out. So every cloud has a silver lining. तो इसका ये हो गया clear. फिर आता है to be on cloud nine. First नहीं होगा, second नहीं होगा. The compass and other instruments stopped. No, and there it was. It were the well lit runway and airport. The narrator could land safely. ठीक है, तो उसने बेसिकली सेफली लैंड कर लिया, तो उसको देख के वो काफी खुश था. ये वाली लाइन नहीं है. फिर आता है टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स. तो यही हो गया. द नरेटर रियली वांटेड टू हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बट बेसिकली इवन दो ही रियली ऑट टू हैव टर्न बैक, तब भी उसे वापस चले जाना चाहिए था. नेक्स्ट आता है गैदरिंग क्लाउड. इसका हो गया द कंपास एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग, द रेडियो वाज डेड टू. तो ये करेक्टली मैच्ड कॉलम है, विच इज ऑप्शन डी. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. Question क्या है? Who narrates the above line? The pilot who was flying an aeroplane from Paris to England narrates the first line. Clear? Which type of weather condition are being discussed in the above line? Favorable weather condition. The sky was clear. उस टाइम तक sky काफी clear था. Explain the term the sleeping countryside. काफी काम थी, लोग सो रहे थे, रात हो रही थी. Why is narrator happy? He was happy of being alone and he wanted to go back to his country and have a nice breakfast. Based on your reading, would you call the narrator a family man? So yes, we can classify the narrator as a family man. उसने कहा था he is very much excited to reach home and spend some quality time with his family. He calculates the time as when he would reach home and have breakfast with his family. Even in the face of stormy clouds, he did not return to Paris. He risked his life to meet his family. Next, how would you describe the mood of the story? Mood of the story की बात करें तो ominous, suspenseful, creating a sense of foreboding and mysterious. Clear? अब ये image है, इसमें क्या लिखा है? Thread को काट के नीचे लिखा है opportunity. Clear? So briefly evaluate narrator's decision to not go back to Paris with reference to the image. So yes, narrator's decision to not go back to Paris can be evaluated as a reasonable one based on the given image. Since there is no immediate threat but an opportunity to meet his family and give breakfast with them and have breakfast with them aligns with his decision. तो उसने opportunity देखी, threat नहीं देखा. So do you think that after his experience the narrator would be able to truly enjoy the English breakfast he had yearned for? So yes, after his experience, जो narrator की मैं बात करूँ तो वो अपना breakfast truly enjoy तो नहीं कर पाएगा, ठीक है? Because the encounter with the black aeroplane has left him emotionally shaken and possibly unable to fully immerse himself in simple pleasures. What do you think prompted the narrator to act like an obedient child? अब वो obedient child की तरह क्यों follow कर रहा था उस plane को? The narrator's sense of fear at the gravity of the situation prompted him to act like an obedient child, recognizing the need to follow the instructions of the pilot of the mysterious black aeroplane for the safety of himself. Next, as a reader, do you feel betrayed or let down in the way the story ends? Validate your opinion. तो as a reader तुम्हें भी betray feel हो रहा है pilot के हिसाब से. So the ending of the story, Black Aeroplane, can be seen as a source of frustration or disappointment for some reader. The abrupt ending without a clear resolution may leave readers wanting more closure or an explanation of the mysterious black aeroplane. Okay, next. James Lane Allen says, adversity reveals character. What do you learn about the narrator from the experience? Mention any two traits supported by the textual evidence. तो yes, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से दो ट्रेड्स पता लगते हैं. एक तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज फैमिली, ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है. दूसरा, बहुत ही ओबीडियंट था ये, और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था विच वॉज गिवन बाय मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन इवन दो वो उसको जानता भी नहीं था. Next, imagine that the narrator shared his story with friend and family once he got home. One of them, a spiritual leader, decided to incorporate the story as a part of his weekly sermon to the congregation. Another friend, a psychologist, worked the story into his next lecture on survival instinct and crisis management. Do you think the two interpretation of the story would be different? If so, how?
what insight might the narrator get about this mysterious experience if he were to attend both sessions? तो yes, इंटरप्रिटेशन दोनों के एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ स्पिरिचुअल लीडर दोनों के अलग होंगे. ठीक है, अगर स्पिरिचुअल लीडर की बात करूँ, ही मे फोकस ऑन सिम्बोलिज्म एंड डीपर मीनिंग बिहाइंड द नरेटर्स एक्सपीरियंस. They might explore themes of faith, trust, and the presence of unseen forces. The story could be used as allegory for overcoming adversity, finding strength in uncertain times, or surrendering at a higher power. Clear? And on the other hand, the psychologist, he would analyze the narrator's behavior and psychological response during the crisis. They might discuss concepts related to fear, stress, survival instincts, and the story could be used to illustrate how individuals react under pressure, coping mechanism, and the psychology of decision making in high stakes situations. Clear? If the narrator were to attend both sessions, he would gain insight from different perspectives. The spiritual leader's sermon might offer him a sense of spiritual reflection, providing comfort and helping him find deeper meaning in his experience. And the psychologist's lecture, on the other hand, could provide him a psychological understanding of his own reactions and shed light on the broader aspect of human behavior. In crisis situation, overall, attending both sessions would provide the narrator with a more comprehensive understanding of his own mysterious experience. Clear? Next, in a parallel world, the pilot of the black aeroplane narrates his adventure in a story titled The Old Dakota. You would come across an excerpt from the story who responds to the unending question of black aeroplane and describes the black aeroplane's pilot's decision to fly away after watching the Dakota land. Compose the said expert of the story employing relevant details from black aeroplane. So yes, अब आपने black aeroplane की side से लिखना है. As I witnessed the Dakota's successful landing, a sense of relief washed over me. At that moment, I realized that my purpose was not to bring harm or instill fear, but to serve as a catalyst for his inner strength and resilience. Seeing him save, I made the difficult decision to fly away, disappearing into the sky like a phantom from his life. My mission was complete. The test of his character had been successfully met. His ability to face adversity head on and make the right choices had been proven. With a tinge of sadness, I departed knowing that the experience had transformed his life forever. Clear? Next. A few days after the experience, the narrator sat with his wife and recalled a long conversation he had with his young son the day before. The narrator's son had spoken to him about his close friend Freddie and the many ways Freddie helped him. When the narrator suggested inviting Freddie home for lunch, his wife casually said, "Freddie is like your friend in the black aeroplane." That night, the narrator decided to record his thought in his diary to clear his head. ठीक है, तो देखते हैं वो क्या लिखता है. Dear diary, tonight as I sit here reflecting on the events of the past few days, I am overwhelmed by a mix of emotion and thoughts, and that I feel compelled to put it into words. It has been a remarkable journey, one that has challenged my perception of safety, trust, and the unforeseen forces that shape our lives. Earlier today, I had a conversation with my wife. She made a stirring comment that has stayed with me. She compared our young son, close friend Freddie, to the enigmatic figure in the black aeroplane. It struck a chord with me, for I realized the similarity in their roles. Both have been sources of support and strength for our loved ones, guiding them through challenging times. The connection between Freddie and the black aeroplane raises intriguing questions about the nature of help and guidance in our lives. Just like the mysterious pilot, Freddie has been guiding presence, a guardian angel of sorts who has touched the life of our son and our family in a profound ways. In the light of these thoughts, I am compelled to delve deeper into the significance of these encounters to unravel the lessons and the message that have been woven into fabric of our lives. It is through writing, through recording these reflections that I hope to clear my head and gain further insights into mysteries that surrounds us. As the night grows darker, I find solace in the knowledge that we are not alone in this journey. There are forces seen and unseen guiding us towards growth and resilience. I remain grateful for the experience that have challenged and shaped us, for they have awakening a newfound appreciation for the interconnection of our lives. With renewed curiosity and a sense of wonder, I close this entry knowing that the answer lies within, waiting to be discovered. Thanking you and your name. Clear? Now,
We are moving on to the next chapter, and that chapter is from the diary of Anne Frank. अगर मैं एने फ्रैंक की बात करूँ, वो ज्यू थी. अब नाजिज्म में 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ज्यूज के साथ कैसा बिहेव होता था. तो एने की एक डायरी मिली. ठीक है, एने उस डायरी को क्या बोलती थी, किटी. तो एने ने उस डायरी में अपनी लाइफ को एक्सप्लेन किया हुआ है जो हमने पढ़ा है. उसने अपने और एक टीचर के रिलेशन को भी डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे उसकी टीचर ने उसको पनिशमेंट दी थी और उसने उस पनिशमेंट को राइटली यूज़ किया था और टीचर ने भी उसकी बात को समझा था. उसका जो सबसे नेगेटिव ट्रेट था एने फ्रैंक, उसने अपना पॉजिटिव ट्रेट दिखाया टीचर को एंड टीचर ने भी उसको एक्सेप्ट किया. तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल. ठीक है, जो हम रीड करने वाले हैं. So in this lesson, Anne talks about being lonely and having no one to talk to despite surrounded by family and around 30 people whom she called her friends. Thus, she takes the decision of writing her feeling in a diary. It is unusual for her to write a diary, but क्योंकि वो सिर्फ 13 साल की थी, but she is really in need of a true friend. Thus, वो अपनी डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड बनाती है और उसको नाम देती है किटी. And unlike other people, she is not going to mention just facts in it. She starts with writing her background. पूरा पहले उसने बैकग्राउंड लिखा to make it easier to understand for anyone who reads it later. She describes her family, her early childhood when they all migrated, or her early schooling. After giving a brief account on the background, she comes to the present day. ठीक है, पहले उसने अपना बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने के बाद she comes to the present day where she is telling us about the result day. ठीक है, everyone in the class is nervous about their result and boys are even making bets. Anne was quite sure about herself and her friends. She had a good equation with all teachers except her maths professor, जो उसकी constantly उससे काफ़ी ज़्यादा annoyed थे just because of her talking trait. ठीक है, thus उन्होंने उसको पनिशमेंट देनी शुरू करी इन द फॉर्म ऑफ ऐसे ऑन वियर्ड टॉपिक जैसे चैटर बॉक्स, टू विच शी रिप्लाइड विद फुल विट. ठीक है, शी रोट ऐसे दैट वर फनी एंड एक्सप्लेन दैट दिस वाज अ ट्रेट जो उसने अपनी मदर से इनहेरिट किया, जो वो नहीं ख़त्म कर सकती एंड उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकती. ही केप्ट ऑन गिविंग हर ऐसे अंटिल शी रोट अ सटायर. आफ्टर that third and last assignment, Mr. Keesing, जो उसके मैथ्स के टीचर थे, never pointed her out of talking. क्लियर, बहुत अच्छी उसने सटायर लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि जो उसके फादर डकलिंग थे, मतलब डकलिंग्स डक की फैमिली के बारे में थी, और उसने कहा था कि एक फादर डकलिंग ने अपने एक चाइल्ड को, बेबी डक को मार दिया था जस्ट बिकॉज शी क्वैक्स टू मच. ठीक है, तो वो सटायर था. उसके बाद कभी भी मिस्टर कीसिंग ने दोबारा आने को उसके टॉकिंग ट्रेट्स के लिए कभी नहीं टोका. ठीक है, नेक्स्ट थीम क्या है, लोनलीनेस दिखा रहा है, इनएबिलिटी ऑफ बीइंग कंफर्टेबल दिखा रहा है विद अदर्स. सो द राइटर मिसेस हैविंग अ ट्रू फ्रेंड एंड गेट्स अ डायरी एज अ कॉन्फिडेंट एज अ ट्रू फ्रेंड. और उन्होंने डायरी को क्या नाम दिया था, डायरी को नाम दिया था किटी. क्लियर, समझ आया. द लेसन ऑल्सो शोज द नरेटर्स इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड टॉकेटिव नेचर एंड हाउ टैक्टफुली शी हैंडल्ड हर अनॉयड टीचर, और उस अनॉयड टीचर ने उसके टॉकिंग ट्रेट को कैसे एक्सेप्ट किया, ये भी इस चैप्टर में बता रखा है. क्लियर, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये एक्सट्रैक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. लेट्स रीड दैट. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो यहाँ पे जो एने है उसने इस एक्सट्रैक्ट में बोला है कि जो पेपर है ना उसमें ज़्यादा पेशेंट होता है ज़्यादा पेपर सुनने में एज कम्पेयर टू द पीपल. उसने ये उन दिनों बोला जब ये लोनली बैठी हुई थी घर पे. शी वॉज सिटिंग ऑल अलोन पुटिंग हिज हेड ऑन हिज चिन, ऑन हर चिन. ठीक है, सॉरी, पुटिंग माई चिन इन माई हैंड्स लाइक दिस, एंड शी वॉज ऑल बोर्ड एंड लिस्टलेस का मतलब हो गया यहाँ पे क्लूलेस. ठीक है, शी वॉज वंडरिंग कि वो घर में रहे या घर के बाहर जाए. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it's probably won't make a bit of difference. तो उसने कहा कि हाँ फाइनली वो वहीं रही जहाँ बैठी हुई थी, वो बाहर नहीं गई. एंड येस शी डिसाइडेड कि हाँ पेपर जो है वो ज़्यादा पेशेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, एंड शी
decided to write a diary, जो उसका बिल्कुल प्लान नहीं था कि किसी को पढ़ाए, until she made a true friend. ठीक है, people has more patience than people. What does this imply? This implies that Anne believed in the power of writing more than speaking to the people. No, she felt that she could pour her heart out on paper without any hindrance. Yes, she felt that she could pour her heart on the paper without any hindrance. Clear? समझ आया? Next आता है, pick out the emoticon clear which clearly brings out the meaning of listless. तो listless का मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग है clueless. तो कौन सा इमोटिकन यहाँ पे ऐसा बना हुआ है जो एकदम clueless है? ये तो sleepy है, ये sad है, ये भी about to sleep वाला ही है because that is unique. This is clueless, this is listless. This is option number 3. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया C पार्ट. Clear? Then moving on to the next, again multiple choice question. ये repeated है, people has more patience, pick out. हाँ, ये repeated है, यहाँ तक ये पूरा repeated है, इसके third part में है. Pick out that, pick the option that is odd one out with reference to the meaning of patience. Patience के हिसाब से कौन सा odd one out है? Indolence, perseverance, tolerance, grit. तो जो odd one out है यहाँ पे वो है option number 1, that is indolence. Clear? That is indolence. Clear? If the diary were a real friend, what qualities would Anne expect it to have? अब अगर डायरी रियल फ्रेंड होती तो क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए थी? ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक नहीं, एंड नॉन जजमेंट. ऑब्वियसली whenever you are pouring your heart to someone out, you expect them to be a good listener, कॉन्फिडेंट कि ये बातें मेरी कहीं और नहीं जाएंगी, मोर ओवर अ नॉन जजमेंटल पर्सन. क्लियर? पिक आउट द सेंटेंस दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ ब्रूडिंग एज यू यूज इन द एक्सट्रैक्ट. ब्रूडिंग का मतलब क्या? द मिस्टीरियस हाउस ऑन द हिल इज स्टिल ब्रूडिंग अबाउट द विलेज. No. The people at the stock market always keep brooding about the gains. No, he was brooding over the matter and took a long time to decide. Yes, he was just brooding over the matter, going through the matter again and again, and took a long time to decide. Clear? Annie does not plan to let anyone else read her diary. Why? Because it was about her inmate feeling. Clear? She's secretive about her life. No, it's about her intimate feelings. Yes. She's unwilling to share it with anyone. No. She wants to cherish this moment herself. No, ऐसा नहीं है. वो उसकी इंटीमेट फीलिंग थी और उसने ये भी कहा था कि अंटिल मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं बनता, मैं ये डायरी किसी को रीड नहीं करने दूंगी. पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द इमेज मोस्ट एप्रोप्रिएटली कॉरेस्पॉन्ड्स टू चैटर बॉक्स. ये देखो चैटर बॉक्स ये होगा नहीं, ब्ला 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 हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. सो दैट इज इमेज 2, दैट इज ऑप्शन बी. अब एक और एक्सट्रैक्ट है, वो एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन देखते हैं. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे आने बोल रही है कि लेट मी टेल यू क्लियरली, कहीं सबको ये लगे कि 13 साल की बच्ची कैसे अकेली हो सकती है वर्ल्ड में. वो कह रही है कि मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, 16-year-old सिस्टर है, अराउंड 30 पीपल है जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ. ठीक है, आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड अ गुड होम. बट ऐसा कोई नहीं है जो मेरा ट्रू फ्रेंड हो. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद अ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम. वो कह रही है जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, इट इज जस्ट to have a good time with them. I can't bring myself to talk about anything to them. I only discuss about my ordinary life with them. मैं उनसे अपना हार्ट पोर नहीं कर सकती उनके आगे. Clear? Why does Anne feel the following? No one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. ऐसा उसने क्यों बोला? Just because people knew that she had a family. Yes, we knew that she had a family. People rejected the idea of loneliness. No. She had several friends. Yes, उसने कहा था कि almost 30 friends हैं उसके. She had a cheerful personality. Yes, she had a cheerful personality. क्योंकि मिस्टर कीसिंग वाले सिनेरियो में पता लगता है कि she had a cheerful family personality. Her life was comfortable. No. So first, third, and fourth, that is option B. Clear? Select the most appropriate option from 1 and 2. On the surface, I seem to have everything except my one true friend. And it doesn't truly connect with anyone. तो इसमें क्या सच है, क्या गलत है? तो अगर मैं ये बोलूँ, on the surface I seem to have everything except my one true friend, तो that means she truly
doesn't connect with anyone. So ये क्या हो गया? One is further the जो first है it's further the meaning of second one. Okay, जो first है it is further the meaning of second one. Clear? Next one. From the options given below, identify Anne's tone in the extract. रेस्टलेस है, डिससेटिस्फाइड है, स्कैर्ड है, हर्ट है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि वो डिससेटिस्फाइड है. सिलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्लेज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ गुड टाइम. गुड टाइम की बात करी हूँ. He is out for a picnic with his friend and they are laughing and singing together. Yes, we refer this as good time. ये good time है. He is studying hard for the periodic test the following day to improve his scores. नहीं. He is trying to convince his father to purchase the latest video games for him. No. He just rescued an injured puppy and is tending to its wound. No. यहाँ पे जो होगा option A correct होगा. Clear? What do we get to know about Anne when she says the following? Anne के बारे में हमें क्या पता लगता है when she says the following? I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. Choose one from the following to answer. She is proud of herself or she is struggling to strike up conversation. She is unsure of her own thought. Yeah, she is unable to have a satisfying conversation. Yes, she is unable to have a satisfying conversation with her friends. Clear? Then moving on to the next one. Read the given extract to attempt the question. अब extract क्या एक बार read करते हैं. Half the class is making bets. जो आधी class है उस आधे से ज़्यादा बच्चे हैं जो वो bets लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. वो कह रही है GN और मैं दो लड़कों पे हंस रहे जो हमारे पीछे बैठे. उनका नाम है सी एंड जैकिस, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग करी है किस चीज़ के लिए? बेट लगाने के लिए. एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट दे आर जस्ट सेइंग यू आर गोइंग टू पास. नो, you the other one is going to pass. No, I'm not. Clear? Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. बट टीचर्स जो है वो सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं अर्थ में. आई एम सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. वील मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. Again, which chapter from the diary of Anne Frank? वो ही कर रहे हैं वैसे हम cover. How do Anne and her friends react to the boys behind them? ठीक है, हम ये ही बोलेंगे. एक तो वो irritated हो गए थे, correct. They find them humorous. Yes, it is funny कि पूरी bet उन्होंने पूरी छुट्टियां bet में निकाल दी. ठीक है. Then they find them fascinating. Not at all. They are disgusted by them. No. They are disappointed in them. No. तो first and second होगा option 1. Select the option that shows the correct relationship between 1 and 2. CN and Jacques keep making bets about passing. Correct. Anne mentioned that teachers are very unpredictable. तो हम ये बोले कि भाई 2 जो है वो रीजन है फर्स्ट का कि जो टीचर्स है बहुत अनप्रडिक्टेबल है. सो दे आर नॉट अवेयर कि वो पास होंगे या नहीं होंगे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द गर्ल Anne and G and the 2 boys CN and Jacques are both confident about passing in maths. No. Making fun of the dummies in the class. No. Telling each other that they will be promoted. Yes, they were telling each other that they will be promoted. Half the class is making bets because क्यों bet लगा रही थी? Because they don't know whether they will going to pass this grade or not. Want to spend money on games? Want to disturb each other? No. Don't know if they will pass. Are dummies who are likely playing games. No. So option C is correct. Okay, next. Why does Anne say the line below? Anyway, all we can do is sit. So इसमें क्या है कि to stop worrying about something जिसका हमारे पे ऊपर कंट्रोल नहीं है. So because she believes that patience is a virtue? No. Because she knows that she will succeed in due time? No. To stop worrying about something that is not in her control? Correct. To convince herself and her girlfriends that they will pass in maths? No. So option C is correct. Next extract. Mr. Keesing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in. Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. Anne Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. ठीक है. So what convincing argument was made by Anne? क्या convincing argument था? She was talkative just like any other student in the class? No.
she had the right to be talkative as it was a classroom and not a prison? No, she had inherited the trait from her mother, so could not stop being talkative. Yes, she had inherited the trait from her mother, and she could not stop herself from being talking. What does had a good laugh imply in the context of Mr. Keesing? It means that he celebrated his ability to make Anne write the essay. No. He ridiculed Anne in front of the whole class. No. He pulled up Anne for her arguments in the essay. No. He realized the humor in it and was amused. Right? Based on this extract, pick the option with the list of the word best describe Mr. Keesing. Jovial and creative, no. Strict and innovative, yes, he was strict also and innovative at the same time. Why do you think Mr. Keesing chose the title An Incorrigible Chatterbox for Anne to write on? This was so because he expected Anne to express her inability to elaborate on such a topic. No. That this would embarrass Anne and would check her indiscipline. Yes, this would basically embarrass Anne and would check her on discipline. That is why he gave her a topic Incorrigible Chatterbox. How did Anne feel when she was punished the third time by Mr. Keesing? She was happy as she had to write 3 essays on the same topic? No. She enjoyed making fun of Mr. Keesing in her own way? No. She was worried as she had run out of original ideas for her essay. Yes, she was worried because अब उसके जो सारे ideas थे वो already वो बाकी दोनों essays में use कर चुकी थी. Anne wrote in her diary to get things off her chest. List any 2 reasons why she is getting things off her chest is recommended by counselors as therapeutic. तो एनी ने डायरी में इसलिए लिखा बिकॉज शी वॉन्टेड टू पोर हर आउट थिंग्स आउट फ्रॉम हर हार्ट. ठीक है. एंड काउंसलर्स और थेरोपैथिक का भी कहना यही है कि वी शुड पोर आवर हार्ट आउट टाइमली. Clear? So getting things off one's chest is recommended by counselor as therapeutic for 2 main reasons. एक तो इमोशनल रिलीज होता है, एक क्लैरिटी और पर्सपेक्टिव मिलता है. ठीक है. Expressing one's thought and feeling can provide a sense of emotional release and relief, following individuals to process and manage their emotions effectively. Next is clarity and perspective. Sharing concern and experiences help individuals gain clarity and perspective on their problem, enabling them to gain new insight, problem solve, and make informed decisions about their lives. नेक्स्ट किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एने. एलैबोरेट. किटी कौन है यहाँ पे? किटी एक डायरी है एने की जिसको उसने नाम दिया था किटी. वो उसकी ट्रस्टेड फ्रेंड थी. उसको एलैबोरेट करना है. सो यस, किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एने because it allowed her to express her thoughts and feeling freely without the fear of rejection. Next, provided her with the spaces to confide in and unburden herself, serving as a form of therapy for her loneliness and isolation. Next, it could not talk back, but the act of writing and personifying the diary as a friend gave Anne a sense of comfort and companionship, providing her with an outlet to process her emotion and cope with her challenges. And next, it gave her a sense of privacy and security. She felt that she could write down her innermost thoughts and feeling without the bar of judgment or ridicule, as she might have experienced if she had shared it with others. Clear? Next आता है Kitty plays a vital role in Anne's life elucidate. So yes, Kitty की मतलब डायरी वो उसको 13th बर्थडे पे मिली थी. फादर ने गिफ्ट करी थी. उसने उसका निकनेम किटी रखा था. वो उसकी कंपेनियन बन गई थी और गुड ट्रस्टेड फ्रेंड भी बन गई थी. उसकी चीज़ें कन्फाइड करती थी उसके साथ. Pen down her thoughts and feeling in diary and listens to Anne without any advice and preconception. तो ये जो आपका लाइंस है, ये जो बुलेट पॉइंट्स है, इसको आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है. क्लियर? यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ paragraph. Text. Explain the emotion invested in Anne's statement. I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. So statement ये reflect करती है कि Anne's feeling of being treated as an object rather than a person, as if she was gifted to her as she were just a gift to be presented without her agency or value. ठीक है. समझ आया? Enumerate 2 reasons that justify Mr. Keesing displeasure to Anne's talking in class. So yes, एक तो क्लास डिस्टर्ब होती थी. डिस्ट्रप्शन ऑफ लर्निंग एनवायरमेंट. Anne's talking can disrupt the class, distract other student and hinder their ability to concentrate and learn effectively. और इसका second reason है disrespect for authority. So Anne's talking can be seen as a lack of respect for the teacher's authority
and the rules of the classroom, which can undermine the teacher's ability to maintain discipline and manage the class. Now, next question. Next question says that comment on the teacher student relationship between Anne and Mr. Keesing. So जो teacher student relationship है between Anne and Mr. Keesing is characterized by tension and conflict. Clear, Anne's lively and outspoken nature clashes with Mr. Keesing's desire for discipline and order in the class, leading to frequent disagreement and a strained dynamic between them. तो जो मिस्टर कीसिंग थे वो एकदम डिसिप्लिन चाहते थे और एने उतनी ही बात करती थी क्लास में. Clarify why it is fair to say that Mr. Keesing was innovative with his punishment. So it is fair to say that Mr. Keesing was innovative with his punishment for several reasons. Firstly, instead of resorting to traditional forms of punishment like detention or writing lines, Mr. Keesing employed creative and unconventional method to address Anne's behavior. For instance, he assigned her essay on the topic related to her talkativeness and aiming to make her reflect on her actions and their consequences. Secondly, Mr. Keesing's approach demonstrated a willingness to adopt his disciplinary method to suit individual student. He recognized that traditional punishment might not have been effective with Anne, who had a strong personality and needed more thought-provoking consequences. By devising punishment that challenged Anne intellectually, he aimed to make her consider the impact of her behavior on her education and personal growth. Clear? Next आता है, why did Mr. Keesing call Anne an incorrigible chatterbox? Mr. Keesing ने Anne को incorrigible chatterbox क्यों बोला? क्योंकि Anne बहुत talkative थी, did not stop despite being punished. ठीक है, wrote an essay as a punishment and justified her over talkative nature. Next, do you agree with Anne when she says that teachers are the most unpredictable creature on the earth? Rationalized. So yes, Anne की जो statement थी about teacher being the most unpredictable creature on the earth might stem her from her experience with Mr. Keesing and possibly other teachers. It could be influenced by instances where teachers' actions and mood seem consistent or surprising, surprising to her, leading her to perceive them as predictable. However, it is important to note that she realized that the perception of all teacher may not be accurate, as teacher behavior can very greatly depend on individual's personality. Clear? Next, give two reasons to support the opinion that Anne's diary is interesting for the readers. So yes, जो आने की डायरी थी वो एक पर्सनल अकाउंट थी, एक फैमिली एक्सपीरियंस की जो छुप रहे थे नाजीज से वॉर के टाइम पे, एंड रिटन थॉट्स ऑफ अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ 13-year-old. इट ब्रिंग्स टू द फोर दैट द हॉरर ऑफ वॉर्स एंड रेशियल प्रोसिक्यूशन एंड personalizes its impact. Result, different from purely historical account which includes facts and data. Anne's diary present an account of war through the eyes of a young girl. Clear? Next, Anne writes that it was fortunate that Mr. Keesing took the joke right way. Why does she feel so? क्योंकि पोयम की बात करें तो पोयम में क्या लिखा था एने ने कि जो फादर स्वान है उन्होंने अपनी 3 बेबी डकलिंग्स को मार दिया था बिकॉज दे क्वैक टू मच. इट वॉज एन एल्यूजन टू मिस्टर कीसिंग. मिस्टर कीसिंग को उसने फादर क्वैक से कंपेयर किया. पोम written to turn the joke around on Mr. Keesing metaphorically convey the value of talking. Fortunate that Mr. Keesing got the joke, else the disciplinary action could have been severe. Clear? Next, Annie says that there were so many dummies in the class that about a quarter of them should not be promoted. Is she being rude or brutally honest? Yes, we can say that it is a mixture of both. Rudeness also and brutally honest also, क्योंकि उसका जो remark है, it came across as a rude due to derogatory term dummies, and it also reflects the honest assessment of the academic abilities of her classmate. However, her choice of word lacks sensitivity and empathy, which may be perceived or disrespectful or hurtful by others. Clear? Next आता है, Anne bid a heartbreaking farewell to Mr. Cuprous, as Anne write a brief farewell note to Mr. Keesing after being promoted to the next class. Dear Mr. Keesing, it has been an eventful journey in your classroom filled with both challenges and growth. I want to express my heartfelt gratitude for your guidance and patience. Your innovative punishment pushed me to introspect and learn. Farewell, and may you continue to inspire and shape young minds. Clear? Sincerely, Anne. Next आता है,
Annie said that the only thing missing was the presence of a true friend. Imagine that Annie had access to the internet and had chosen to blog instead of writing a diary. As Annie write a blog post on the value of a true friend, तो आंसर क्या होगा? Dearest Kitty, ये डेट लिख दी आने फ्रैंक की तरफ से, द इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ अ ट्रू फ्रेंड. Hey there, fellow readers. Today I want to delve into a significance of something we all long for: a true friend. You see, despite the vastness of the internet, the virtual world can sometimes leave us feeling lonely and disconnected. In the middle of the sea of followers and likes, what truly enriches our life is the presence of genuine companion. A true friend is like a beacon of light in the darkest of times. They lend a listening ears, offering solace and understanding when we need it the most. Their unwavering support and encouragement fuel our dreams and aspiration, propelling us towards success. But it's not just about having someone to lean on during the tough moments. A true friend celebrates our joys, amplifying them with genuine happiness. They bring laughter and spontaneity into our lives, creating memories that will be etched in our heart forever. In this fast paced digital age where connections can often feel superficial, a true friend is a rare gem. They are the one who see beyond the filtered version of ourselves. Embracing us with our flaws and quirks, their presence bring authenticity and depth to our lives. Next, so let's treasure those true friends who have stood by us through thick and thin. Let's cherish the moment of laughter, tears, and shared experiences. And if you are still searching for that special bond, remember to nurture your connection, invest time and effort, and be open to a beautiful possibility of finding a true friend. Until next time, keep spreading love and forging meaningful friendships. Yours, Annie. Yours, नीचे आएगा. Clear? Next आता है, your teacher has organized a debate and you have been asked to speak on consequences and positive reinforcement have a great impact on student behavior. Write the debate script with 3-4 points to supplement your stand, either as a proposition speaker or as an opposition. या तो favor में लिखना है या opposition में लिखना है. ठीक है, consequences and positive reinforcement have a great impact on student behavior. तो हम लिख रहे हैं favor में. सबसे पहले, ladies and gentlemen, honorable judges and fellow debaters. Today I stand before you as a proposition speaker to argue that consequences and positive reinforcement indeed have a great impact on students' behavior. Allow me to present my point in support of this stance. Point 1: learning responsibility and accountability. Consequences provide students with an understanding of responsibility and accountability for their action. When students face the outcome of their behavior, whether positive or negative, they learn to take ownership of their action and make better choices in the future. Point 2: encouraging desired behavior. Positive reinforcement such as praise, rewards, recognition, and powerful tools that motivate students to exhibit desired behavior by acknowledging and rewarding their efforts. We create a positive and encouraging environment that foster growth, learning, and continued positive behavior. Clear? Point 3: shaping ethical values. Consequences and positive reinforcement play a vital role in shaping students' ethical values. When consequences align with ethical principles, they teach students about the importance of integrity, honesty, and respect for others. Positive reinforcement for ethical behavior reinforces these values and encourages students to uphold them. Next, in conclusion, consequences and positive reinforcement have a profound impact on student behavior. They promote responsibility, motivate desired behavior, and shape ethical values. By implementing effective consequences and incorporating positive reinforcement, we can foster a conducive learning environment that promotes growth and development in our student. And last is thank you. Next, you are stressed and anxious since your annual results are going to be announced. You decide to meet the school counselor to share your anxiety and apprehension. Write the dialogue between you and your school counselor. You may begin like this. School counselor. Next page पे देखते हैं. Hello Anne, please sit down. You look very disturbed and irritated. What's the matter? You. Well, to be honest, we all are disturbed, but the irritation is because of the two boys sitting behind me.
They keep making distracting noises during class, and it's hard for me to concentrate. It's even worse now that the results are about to be announced, and I'm anxious and stressed about my performance, and their behavior adds to the pressure. School counselor. First of all, you need to relax. Take a deep breath. How do you feel we can deal with this situation rationally? You. Thank you, I'll try. Regarding the situation with the boys, I believe open communication might help. Maybe I could politely approach them and explain how their distraction affect my focus and request them to be more considerate during class. Additionally, it will be helpful if the teacher is made aware of the issue so they can address it and ensure a conducive learning environment for everyone. Counselor, that's a good approach, Ane. Effective communication is key. Remember to express your concern assertively and seek a resolution. As for your anxiety about the upcoming result, it's normal to feel that way. Remember that results do not define your worth. Focus on your preparation, manage your time effectively, and try to engage in relaxation techniques like deep breathing or mindfulness to reduce stress. You. Thank you, I'll keep that in mind. It's reassuring to have someone to talk to you these concerns. School counselor. I'm here to support you, Anne. Remember, you're not alone in this journey. If you need further guidance or support, don't hesitate to reach out to me or any trusted adult. Together, we'll work through these and help you navigate the stressful period. Clear? So, this was very easy. Thank you. I appreciate your help and guidance. School counselor, you're welcome, Anne. Take care of yourself and remember to focus on your well being along with your studies. You got this. I will. Thank you again for your support. Clear? And the last question is कि Anne बहुत ही sensitive और mature girl है. From the chapter and poem in your textbook, first slide, think of any two character who could be her friends. ठीक है? Analyze the common character that जो दोनों में है और इनकी special bond को strong करता है. तो I would say Mitchell, the author from the chapter Mitchell, the author, and postmaster from the letter from the chapter A Letter to God. Why? अगर मैं मिचबिल की बात करूँ, मिचबिल एंड आने में एक यूनिक बॉन्ड बन सकता था क्योंकि दे बोथ आर क्यूरियस एंड दोनों नेचर को, जैसे उसको नेचर पसंद था मिचबिल को, वैसे ही आने को नेचर पसंद था. Both Mitchell and Anne exhibit deep appreciation for the natural world. Their curiosity about each other's experiences and perspective could have fostered strong connection between them. और पोस्ट मास्टर की बात करूँ तो पोस्ट मास्टर बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड बन सकता है आने का बिकॉज ऑफ हिज विजडम एंड काइंडनेस. Both postmaster and Anne possess a compassionate nature as seen in their empathy towards other and their desire to make positive differences in the life of those around them. Their shared value of empathy, kindness, and the belief in the power of goodness could have helped create a special bond between them. तो पोस्टमास्टर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. पोस्टमास्टर के साथ साथ मिचबिल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. Now I'll be meeting you guys in my next video. If you have any doubt, you can comment in the comment box. So bye bye everyone.